हाय फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगल एट बाय वीनू में हार्दिक स्वागत है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले ये एक छोटा सा इंट्रो है उनके लिए जो मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे फर्स्ट टाइम आए हैं, तो दिस इज़ फॉर योर नॉलेज कि हमारा जो चैनल है वो लीगल अवेयरनेस के लिए है। एंड मतलब जो हमारा कॉन्सेप्ट है, जस्ट टू स्प्रेड लीगल अवेयरनेस अमंग ऑल दी कॉमन पीपल। एंड जो लॉ है उसको बहुत ही ज़्यादा आसान और इजी इजी टू अंडरस्टैंडेबल वे में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारे चैनल का मेन मकसद यही है। तो अगर आपको ऐसी लीगल अपडेट्स और चाहिए तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देती हूँ। आर्टिकल 14 में आज हम बात करेंगे इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। होता क्या है आर्टिकल 14 और कैसे वर्क करता है, गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है और इसमें कहाँ से ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। और लास्ट में हम बात करेंगे कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स की, जिससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बीच में मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताऊंगी टू मेक इट मोर क्लियर टू यू, ताकि आपको ये आर्टिकल क्लियरली समझ में आए। बिकॉज दिस आर्टिकल इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर इन आर कॉन्स्टिट्यूशन। तो जुड़े रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो शुरू करते हैं आर्टिकल 14 से। देखिए, आर्टिकल 14 दो फ्रेजेस में बटा हुआ। एक तो इक्वालिटी बिफोर लॉ, नंबर दो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो लिया गया है यूके से। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है कि कानून के आगे सब बराबर हैं, कोई भी बड़ा छोटा नहीं है। कोई भी नियम वो अमीर पर भी अप्लाई होगा, गरीब पर भी अप्लाई होगा। सेम ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत ही ज्यादा डिप्लोमेट है या बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की पोस्ट पे है तो उसके लिए कानून अलग है, कोई कॉमन पर्सन है उसके लिए अलग कानून है। ऐसा कुछ नहीं है, कानून के लिए सब इक्वल हैं। नंबर दो पे आ जाता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉस। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, दोनों फ्रेजेस सुनने में एक जैसे लगते हैं बट इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिफरेंट है। अब ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ये कॉन्सेप्ट लिया गया है यूएसए से। इस कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, ये वर्क करता है कि लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक। यानी कि अगर दो लोगों की जो सिचुएशन है, दो लोगों के सर्कमस्टांसेस अगर अलग हैं तो उनको अलग अलग से ट्रीट किया जाएगा। एक एग्जांपल से बताती हूँ। देखिए, फॉर एग्जांपल कि रेसलिंग का जो आपने सुना होगा, रेसलिंग जो गेम है, रेसलिंग में दो लोग हैं। एक की कैपेसिटी है 50 केजी लिफ्ट करने की, दूसरे की 100। तो ऐसा नहीं है कि 50 केजी वाले को 100 केजी वाले के साथ फाइट करवाई जाए, ठीक है, क्योंकि कंपैरिजन नहीं हुआ ना। तो 50 केजी वाले को 50 केजी वाले के साथ ही लड़वाया जाएगा और 100 केजी वाले को 100 केजी वाले के साथ ही लड़वाया जाएगा। तो ये हो गया फेयर कंपटीशन। एक और एग्जांपल, बहुत ही ज्यादा, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं। अभी हाल ही में एक टैक्स रेजिम इंट्रोड्यूस हुआ है जिसमें 4 लाख तक आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है। लेकिन अगर 4 से आपकी इनकम 8 हो जाती है, देन यू हैव टू पे 5% ऑन योर इनकम, देन सो ऑन 10%, 20% एंड सो ऑन, जो भी स्लैब है। अब लेकिन मेन जो मकसद क्या है मेरा आपको ये एग्जांपल बताने का, कि अभी हम जो कॉन्सेप्ट कर रहे थे इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये क्या कहता है कि हर पर्सन की जो सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस अगर अलग अलग है तो उनको वैसे ही ट्रीट किया जाएगा। इनकम टैक्स की एग्जांपल मैंने आपको क्यों बताई है, क्योंकि यहाँ पर बात करते हैं हम इनकम की। सपोज कि अगर एक पर्सन की इनकम कम है, 4 लाख से नीचे है, वो टैक्स नहीं दे रहा है, या 4 लाख से 8 लाख के बीच में है, वो 5% दे रहा है, और दूसरा पर्सन जिसकी इनकम 8 लाख से भी ज्यादा है वो 10% दे रहा है, तो सरकार यहाँ पर ये नहीं करेगी कि 5% अगर 10% है 8 से ऊपर तो पहले वाले को भी 10% ही देना पड़े। यहाँ पर बात हो रही है इनकम की और इनकम के लेवल की।
तो यहाँ पर देखिए सबको अलग अलग ट्रीट हो रहा है उनकी सिचुएशन के हिसाब से, उनकी इनकम के लेवल के हिसाब से। तो इस फ्रेज का मतलब ही यही है कि हर पर्सन की सिचुएशन के हिसाब से, उसके सर्कमस्टांस के हिसाब से उसको ट्रीट किया जाए। देखिए ये ऐसा क्यों किया है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो गरीब गरीब ही रह जाएगा। अगर ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी तो गरीब गरीब रह जाएगा और अमीर अमीर हो जाएगा। तो इसमें एक इक्वालिटी लाने के लिए, ताकि इस एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दी है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। हमारी जो गवर्नमेंट है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में राइट ऑफ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट फॉलो करती है। और इनकम टैक्स की जो एग्जाम्पल है वो बेस्ट एग्जाम्पल है इस चीज को समझने के लिए। तो अब बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन की। देखिए आर्टिकल 14 क्लास लेजिस्लेशन को तो मना करता है, लेकिन वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन को अलाउ करता है। इसके दो टेस्ट होते हैं कि क्या आर्टिकल 14 प्रॉपरली इसके कॉन्सेप्ट को फॉलो किया जा रहा है, गवर्नमेंट कर रही है कि नहीं कर रही है। इसके दो टेस्ट होते हैं, वो आई विल एक्सप्लेन। फर्स्ट है इंटेलिजिबल डिफरेंशिया, जिसका मतलब ये है कि अगर सरकार लोगों को ग्रुप्स में बांट रही है, लाइक जैसे कि बच्चों का अलग ग्रुप हो गया, महिलाओं का अलग हो गया, जाति के हिसाब से, कास्ट के हिसाब से देखा जाए तो अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ी जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, जो भी जातियां, उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दिया गया, उनको ग्रुप में बांट दिया गया है। तो इनको अगर ग्रुप में बांटा गया है तो क्या ये जो लॉजिक है वो लॉजिकली इनको बांटा गया है? देखिए ग्रुप्स में बांटने का मतलब है कि आपके पास एक लॉजिक होना चाहिए। यहाँ पर अगर बच्चों की बात करें तो बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, आधार होते हैं। तो उनको अलग ग्रुप में उनको स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जाता है? ताकि हमारे देश का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, हर बच्चा शिक्षित हो, तो इसीलिए उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया था। ऐसे ही महिलाओं के साथ, तो हमारे जो पिछड़े वर्ग हैं तो उनके उत्थान के लिए इनको ग्रुप्स में बांट दिया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज तो क्लियर हो गई है कि ठीक है, गवर्नमेंट अगर क्लासिफाई कर रही है तो उनके पास एक लॉजिक है। नंबर 2 पे आ जाता है रैशनल नेक्सस। इसमें क्या होता है कि जो ग्रुप्स बांटे, जो क्लासिफाई किया हुआ है, जो क्लासिफिकेशन की है गवर्नमेंट ने, क्या सरकार का मकसद पूरा हो रहा है उसको क्लासिफाई, जो उन्होंने ये प्रैक्टिस की है, जो कॉन्सेप्ट को फॉलो किया है, तो क्या सरकार का मकसद उससे पूरा हो रहा है? फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आजकल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर है उनकी पार्टिसिपेशन बहुत कम है, एंड गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग वुमेन टू पार्टिसिपेट इन एंटरप्रेन्योर, और उनको बिजनेस से रिलेटेड काफी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, सब्सिडीज दी जा रही है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। क्यों? इससे सरकार की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार आ सकता है। तो ये तो रहा सरकार का मकसद। तो सेकंड टेस्ट में ये क्लियर हो जाता है कि जो क्लासिफिकेशन की है उससे जो गवर्नमेंट है उसका मोटिव पूरा हो रहा है। तो इसके इस टेस्ट को, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए अप्लाई किया जाता है। देखिए अब हम बात करेंगे लैंडमार्क जजमेंट की, आर्टिकल 14 के अंडर जो आती है। देखिए इसका सबसे बेस्ट जो लैंडमार्क केस है ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु 1974। क्या था इसका बैकग्राउंड? ईपी रोयप्पा एक आईएएस ऑफिसर थे। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने उन्हें उनके पोस्ट से ट्रांसफर करके एक ऐसी पोस्ट पर भेज दिया जिसे एक्स कैडर यानी कि टेम्परेरी या लेस सिग्निफिकेंट माना गया था। आरोप क्या था कि रोयप्पा ने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली कि उनका ट्रांसफर मैलाफाइड यानी कि गलत इरादे से किया गया है और ये उनके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने बिना किसी वैलिड रीजन के उनका अपमान करने के लिए ये ट्रांसफर किया है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या था? इस केस में जस्टिस पीएन भगवती ने एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी जजमेंट दिया था जिसने इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट को पूरी तरह बदल दिया। देखिए इक्वालिटी का जो नया डायमेंशन यानी कि न्यू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी इंट्रोड्यूस हुआ। इससे पहले माना जाता था कि आर्टिकल 14 सिर्फ तब लगता है जब कोई चीज यानी कि आर्बिट्ररी या मनमानी हो,
जस्टिस भगवती ने कहा, इक्वलिटी एंड आर्बिट्रेरीनेस आर sworn enemies. One belongs to the rule of law in a republic while the other to the whim and caprice of an absolute monarch. इसका मतलब ये है कि अगर सरकार का कोई भी एक्शन आर्बिट्ररी है तो वो आर्टिकल 14 के खिलाफ है। इक्वालिटी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि कानून सबके लिए बराबर हो, बल्कि ये भी है कि सरकार कोई भी डिसीजन बिना लॉजिक के या बिना किसी रीजन के आर्बिट्रली नहीं ले सकती। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ये साबित कर दे कि उसका ट्रांसफर या कोई भी एक्शन मैलाफाइड यानी कि बैड फेथ से लिया गया है, तो कोर्ट उसे क्वैश यानी कि कैंसिल कर सकती है। हालांकि इस केस में कोर्ट ने कहा कि रोयप्पा अपने आरोप को पूरी तरह साबित नहीं कर पाए, इसलिए उनका ट्रांसफर कैंसिल नहीं हुआ, लेकिन प्रिंसिपल सेट हो गया। तो क्या थी इस केस की इंपॉर्टेंस? सबसे पहले तो आर्बिट्ररीनेस का टेस्ट हुआ। आज के टाइम पर अगर सरकार कोई ऐसा फैसला लेती है जिसमें कोई लॉजिक नहीं है, तो लोग इसी रोयप्पा केस के प्रिंसिपल को यूज करके चैलेंज करते हैं। नंबर 2, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसने ब्यूरोक्रेसी यानी कि प्रशासन पर एक लगाम लगाई ताकि वो पॉलिटिशियंस के इशारे पर बिना वजह किसी ऑफिसर को परेशान ना कर सके। नंबर 3, कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन। ये केस बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ कानूनी किताब नहीं है, बल्कि ये फेयरनेस और जस्टिस पर बेस्ड है। ईपी रोयप्पा केस ने इक्वालिटी की डेफिनेशन को एक्सपेंड किया। इसने कहा कि सरकार के पास कोई भी अनलिमिटेड पावर नहीं है, हर फैसला फेयर और रीजनेबल होना चाहिए। अगर फैसला आर्बिट्ररी है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल इनवैलिड है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको आर्टिकल 14 के बारे में बहुत सारे जो भी डाउट्स थे आज क्लियर हो गए होंगे, और इस लैंडमार्क जजमेंट से तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ऐसी और वीडियोस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर मेंशन किया हुआ है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।